हृदय चक्र, नेक्स्ट टॉपिक। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल। हृदय चक्र वह पूर्ण प्रक्रिया है, हृदय चक्र वह पूर्ण प्रक्रिया है जो एक धड़कन से शुरू होने से लेकर, जो एक धड़कन से शुरू होने से लेकर अगली धड़कन के शुरू होने तक, अगली धड़कन के शुरू होने तक घटित होती है। अगली धड़कन के शुरू होने तक घटित होती है। एक स्वस्थ वयस्क का हृदय, एक स्वस्थ वयस्क का हृदय प्रति मिनट लगभग 72 बार धड़कता है। प्रति मिनट लगभग 72 बार, 72 टाइम्स धड़कता है। इस प्रकार एक हृदय चक्र की अवधि इस प्रकार एक हृदय चक्र की अवधि लगभग 0.8 लगभग 0.8 सेकंड होती है। 0.8 सेकंड होती है। हृदय चक्र, हृदय चक्र मुख्य रूप से दो अवस्थाओं में विभाजित है। सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल क्या है? जब हृदय की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना। डायस्टोल क्या है? रेस्टिंग पोजीशन है हृदय की, जब वो रिलैक्स करेगी, ठीक है ना। तो नॉर्मल भाषा में समझना, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ हार्ट एंड डायस्टोल क्या है हमारा? रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ हार्ट, ठीक है। तो सिस्टोल लिखो, SYSTOLE, SYSTOLE, सिस्टोल। हृदय की मांसपेशियों का संकुचन, क्या है ये? हृदय की मांसपेशियों का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन, इंग्लिश में लिख सकते हो कॉन्ट्रैक्शन। जिससे ब्लड बाहर की तरफ पंप हो सके, जिससे ब्लड बाहर पंप हो सके। इस कॉन्ट्रैक्ट करती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्क्वीज करोगे किसी चीज को, तो उससे क्या होगा? तरल पदार्थ बाहर निकलेगा, ठीक है ना। किसी फोम में पानी है, तो जब वो स्क्वीज करेगा तो क्या करेगा? पानी बाहर निकलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट जब करती है तो ब्लड पंप आउट होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट है डायस्टोल। डायस्टोल, DIASTOLE। डायस्टोल हृदय की मांसपेशियों का शिथिलन, शीतलन, शिथिलन, रिलैक्सेशन। क्या ये? हृदय की मांसपेशियों का शिथिलन, शिथिलन, संयम वाला शौ, उस पे छोटी ई की मात्रा, तो हमें छोटी ई की मात्रा, फिर लौ आना। शिथिलन क्या है? रिलैक्सेशन, ब्रैकेट में लिख सकते हो रिलैक्सेशन। पहला था कॉन्ट्रैक्शन, ये हमारा रिलैक्सेशन। जिसमें हृदय रिलैक्स करता है,
और ब्लड से रिफिल हो जाता है, रक्त से, और रक्त से रिफिल हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन में ब्लड निकाल दिया उसने, ठीक है, और ये रिलैक्सेशन में क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है और ब्लड को भर रहा है दोबारा, राइट, ठीक। रिलैक्स कर रहा। सर रिपीट करना है। डायस्टोल हृदय की मांसपेशियों का शिथिलन, रिलैक्सेशन है, जिसमें हार्ट रिलैक्स करता है और रक्त रिफिल होता है। Involves resting phase where heart relaxes and refills with blood. Where heart relaxes and refills with blood. ठीक, ये जो दो एक्शन है हमारे, ये रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, रफली कितना 60 to 100 टाइम्स पर मिनट, 60 से 100 मिनट, 100 टाइम्स पर मिनट, ये क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो आप लिख सकते हो दीज टू एक्शंस रिपीट रफली 60 to 100 टाइम्स पर मिनट टू मेंटेन सर्कुलेशन। इसका हिंदी बना लेना तुम, मैंने एडिशनल जोड़ा था। दीज टू एक्शंस, ये दो प्रक्रियाएं रिपीट होती रहती हैं, रफली कितना, 60 से 100 टाइम्स पर मिनट, 60 to 100 टाइम्स पर मिनट टू मेंटेन सर्कुलेशन, टू मेंटेन सर्कुलेशन। अब नेक्स्ट आप लिखोगे हृदय चक्र की मुख्य प्रावस्थाएं, प्रावस्थाएं, हृदय चक्र की मुख्य प्रावस्थाएं, इंग्लिश में फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। ठीक है, इसमें आप लिखोगे एक एक 0.8 सेकेंड के चक्र, एक 0.8 सेकेंड के चक्र को निम्नलिखित 3 चरणों में समझा जा सकता है। एक 0.8 सेकेंड के चक्र को निम्नलिखित 3 चरणों में समझा जा सकता है। पहला है अलिंद संकुचन, एट्रियल सिस्टोल, अलिंद बताया था, तो पहला है हमारा अलिंद संकुचन, एट्रियल सिस्टोल। समय, अब इसका समय क्या होता है, 0.1 सेकेंड। पहले देखो समय 0.1 सेकेंड, एट्रियल सिस्टोल का समय 0.1 सेकेंड। इस चरण में दोनों अलिंद एक साथ संकुचित होते हैं, एट्रिया, इस चरण में दोनों एट्रिया अलिंद एक साथ संकुचित होते हैं। ठीक है, अलिंद मैंने बताया था आपको, लेफ्ट और राइट आर्टियम, सर ये हाँ, एक साथ संकुचित होते हैं, और ये ब्लड जाएगा फिर नीचे, अलिंद तो दोनों ऊपर हैं, ठीक है, फिर नीचे जाएगा वेंट्रिकल्स में। ठीक, संकुचित होते हैं तो मतलब क्या है ना, ब्लड को निचोड़ रहा है। ओके, इस इससे अलिंदों के भीतर दबाव बढ़ जाता है, इससे अलिंदों के भीतर दबाव बढ़ जाता है,
और शेष 30% और शेष 30% रक्त तेजी से नीले में चले जाता है और शेष 30% रक्त तेजी से नीले वेंट्रिकल में चला जाता है। अब क्या होता है इस समय ट्राइकस्पिड जो मैंने बताया था वेल में, ठीक है ना, और बाइकस्पिड ये वेल खुल जाते हैं, ये दोनों क्या होंगे, खुल जाएंगे। इस समय ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जिसे हम मित्रल वेल भी कह रहे थे, तो ये दोनों कपाट खुल जाते हैं। लिखा ट्राइकस्पिड। नहीं, एक बार रिपीट कर दीजिए। इस समय ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बाइकस्पिड को मित्रल कपाट भी कहते हैं, ठीक है। मित्रल बाइकस्पिड एक ही है, कल डायग्राम में दिखाया था आपको। खुले रहते हैं, खुले रहते हैं, ओके। जब ये खुलेंगे तभी तो ब्लड नीचे जाएगा नीले में, इसलिए खुले रहते हैं। फिर निलय संकुचन, सेकंड लिखो। अभी लिखा था अलिन संकुचन, फिर लिखो निलय संकुचन। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। समय 0.3 सेकंड। इसका समय क्या है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का, 0.3 सेकंड। अलिंद संकुचन के बाद, अलिंद संकुचन के ठीक बाद अलिंद संकुचन के ठीक बाद आपने बोला नीले संकुचन के साथ नहीं लिखने के लिए बोल रहे ना, आपने नीले संकुचन लिखा है ना, उसी के साथ में बोल रहे हो ना? हाँ, नीले संकुचन का है ये पार्ट। नीले संकुचन जिसका समय 0.3 सेकंड होता है। फिर आप लिखोगे अलिंद संकुचन के ठीक बाद, आगे अलिंद संकुचन के ठीक बाद नीले संकुचित होना शुरू होते हैं। जो नीले वेंट्रिकल्स हैं वो संकुचित होना शुरू होते हैं, नीले संकुचित होना शुरू होते हैं। जैसे ही नीले में दबाव बढ़ता है, जब संकुचित होंगे तो दबाव पड़ेगा। जैसे ही नीले में दबाव बढ़ता है, एवी का पार्ट क्या हो गया, एरियोटिक वेल्व, जो कौन से थे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये बंद हो जाता है। जैसे ही नीले में दबाव बढ़ता है, एवी का पार्ट ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड बंद हो जाते हैं, जिससे जिससे लुब, LUB, कैपिटल में लिखेंगे LUB। क्या है ये लुब, प्रथम हृदय ध्वनि। इसको में लिख दो, प्रथम हृदय ध्वनि लुब, S1 साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है। जैसे ही नीले में दबाव बढ़ता है, एवी का पार्ट ट्राइकस्पिड जो कौन है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड बंद हो जाते हैं, जिससे लुब क्या है, प्रथम हृदय ध्वनि सुनाई देती है। फिर नीले का दबाव बढ़ने पर, नीले का दबाव बढ़ने पर अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट जो कि राइट वेंट्रिकल में होता है,
अर्धचंद्राकार कपाट को आप लिख सकते हो सेमी लूनर वेल, सेमी लूनर वेल। खुल जाते हैं, खुल जाते हैं। और रक्त महाधमनी, और रक्त महाधमनी, महाधमनी क्या होगी? अयोटा, अयोटा। और रक्त महाधमनी अयोटा तथा फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी में तेजी से प्रभावित होता है, में तेजी से प्रभावित होता है। लिखा? फिर थर्ड लिखो, जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल सिंपल समझना, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ हार्ट। तो जॉइंट डायस्टोल में इसका समय 0.4 सेकंड होता है, इसका समय 0.4 सेकंड होता है। इस चरण में अलिंद और निलय दोनों शिथिल अवस्था में होते हैं। इस चरण में अलिंद और निलय, इस चरण में अलिंद और निलय दोनों शिथिल अवस्था में होते हैं, दोनों शिथिल अवस्था में होते हैं। शिथिल बोले तो रिलैक्स्ड कंडीशन। निलय का दबाव कम होने पर, निलय का दबाव कम होने पर रक्त वापस हृदय में आने की कोशिश करता है। निलय पे दबाव पड़ेगा तो रक्त निकलेगा, निलय का दबाव कम होगा तो रक्त वापस आएगा। निलय का दबाव कम होने पर रक्त वापस हृदय में आने की कोशिश करता है, जिससे जिससे अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं। इससे इससे डुप, DUP, DUP, डुप, ये क्या है डुप? द्वितीय हृदय ध्वनि। प्रथम हृदय ध्वनि क्या था हमारा? लुब, LUB, लुब। द्वितीय हृदय ध्वनि क्या है हमारा? डुप, DUP। इससे डुप, द्वितीय हृदय ध्वनि सुनाई देती है। ठीक। इस दौरान शरीर और फेफड़ों से रक्त अलिंदों में भरता रहता है। इस दौरान शरीर और फेफड़ों से रक्त अलिंदों में भरता रहता है। और निष्क्रिय रूप से, और निष्क्रिय रूप से निलय में भी जाता है, और निष्क्रिय रूप से निलय में भी जाता है। नेक्स्ट लिखो,
हृदय चक्र का समय आरेख, टाइम टेबल ऑफ कार्डियक साइकिल। पहले में लिखना भाग, फिर सिस्टोल और फिर डायस्टोल, 3 सेक्शन बनाना। एक बार ये हेडिंग फिर से बता दीजिए, हृदय चक्र का समय आरेख, समय आरेख, टाइम टेबल ऑफ कार्डियक साइकिल। बेसिकली टाइम बता रहे हैं कि सिस्टोल कितना, अलिंद कितना समय लेता है, नीला कितना समय लेता है, ये। ठीक है, 3 कॉलम बनाना, भाग, संकुचन, स्थिलन। भाग का, फिर संकुचन का, फिर स्थिलन का, और एक और सेक्शन बनाना, कुल, टोटल 4 सेक्शन बनाना। पहला भाग, फिर संकुचन, फिर स्थिलन, फिर कुल। कुल मतलब टोटल। तीसरा क्या है नाम? स्थिरन। स्थिलन, डायस्टोल। शीतलन कहते हैं, शीतलन, शिथिलन, शिथिलन। शिथिलन, अच्छा ठीक है। शिथिलन, डायस्टोल, और फिर चौथा सेक्शन कुल, टोटल। तो भाग में लिखो अलिंद, अलिंद, ठीक है। फिर सिस्टोल वाले में लिखो, अलिंद के आगे सिस्टोल है तो सिस्टोल कितना ले रहा है, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। डायस्टोल में लिखो 0.7 सेकेंड। टोटल कुल में लिखो 0.8 सेकेंड। टोटल कितने को कितना हो गया दोनों का? सर ये 0.8 सेकेंड। 0.1 सेकंड के बाद सेकंड में क्या बताया आपने? डायस्टोल में लिखना है 0.7 सेकेंड। सर रिपीटिंग सुनाइए। अलिंद है, भाग में अलिंद लिखा, फिर उसके बाद सिस्टोल में जाओ, सिस्टोल में 0.1 सेकेंड, फिर उसके बाद डायस्टोल में आए, सिथेलन में, सिथेलन, उसमें लिखना है 0.7 सेकेंड, 0.7 सेकेंड, और टोटल कितना हो गया, 0.8 सेकेंड। फिर निलय में आओ, सिस्टोल में लिखो 0.3 सेकेंड, निलय लिखो, उसके बाद सिस्टोल में 0.3 सेकेंड, डायस्टोल में लिखो 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, और टोटल इसका भी कितना हो गया, 0.8 सेकेंड। अब लिखो हृदय ध्वनिया, हृदय ध्वनिया। ये इसी टेबल में अलग है ये? अलग, छोटा सा है, हार्ट साउंड्स। ठीक है, तो पहला है हमारा S1, S1 को हम बोलते हैं लूप, LUP। क्या लिखोगे इसमें? अलिंद निलय कपाटों के बंद होने पर। कब क्रिएट होती है? जब अलिंद और निलय के कपाट बंद होते हैं। ठीक, फिर S2, S2 की होगी डुप, DUP, डुप। अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने पर। ठीक, नोट करके लिखना। S1 साउंड तो पता चल गया आपको, तब आदि
नोट कर लेना। S2 साउंड तब बनता है, ये बस एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, S2 साउंड तब बनता है जब एयोर्टिक और पल्मोनरी वॉल बंद होते हैं। ठीक है, तो ये अर्धचंद्राकार कपाट क्या है हमारे, एयोर्टिक और पल्मोनरी वॉल बंद होते हैं। S1 एंड S2 मिलकर ये दोनों मिलकर के बनाते हैं हमारे दिल की सामान्य धड़कन क्रिएट करते हैं, जो हमारे दिल की धड़कन होती है। तो S1 और S2 दोनों मिलकर क्रिएट करते हैं उसे। तो S1 और S2 मिलकर हमारे दिल की सामान्य धड़कन की पहचान बनाते हैं, हमारे दिल की सामान्य धड़कन की पहचान बनाते हैं। ठीक है, डॉक्टर इन्हीं को सुनकर दिल की धड़कन और वॉल्व की स्थिति का जायजा लेते हैं। जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो इन्हीं को सुनकर दिल की स्थिति का जायजा लेते हैं। तो S1 S2 कुछ ये था इसका। अब एक और नोट करना, हृदय चक्र से रिलेटेड है। ठीक है, नोट करके लिखना। हृदय चक्र केवल रक्त का पंपिंग तंत्र नहीं है। हृदय चक्र केवल रक्त का पंपिंग तंत्र नहीं है, बल्कि यह हेमोडायनेमिक्स HEMODYNAMICS हेमो डायनेमिक्स NAMICS। हेमोडायनेमिक्स ये होता है कि हाउ योर ब्लड फ्लोज थ्रू योर ब्लड वेसल्स, कि कैसे आपका ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं हेमोडायनेमिक्स। क्या होता है, हाउ योर ब्लड फ्लोज थ्रू योर ब्लड वेसल्स, तो इसको हम कहते हैं हेमोडायनेमिक्स, कि रक्त कहाँ और कैसे बह रहा है। ठीक है, बल्कि यह हेमोडायनेमिक्स और विद्युत आवेग विद्युत आवेगों विद्युत आवेगों विद्युत आवेगों से क्या मतलब है, ऐसे नोड से जो SA नोड होती है ना, उससे जो उत्पन्न होती है, जो बंडल ऑफ हिप्स आप पढ़ रहे थे कल, जो वेट्स को ले जाती है, ऐसे नोड को कैरी करती है। ठीक है ना, तो उससे मतलब है विद्युत आवेगों, ब्रैकेट में लिखना ऐसे नोड से उत्पन्न, जो ऐसे नोड से उत्पन्न होती है, का एक सटीक संतुलन है, का एक सटीक संतुलन है। यदि चक्र में यदि चक्र के समय में यदि चक्र के समय में सूक्ष्म बदलाव भी आता है, सूक्ष्म बदलाव भी आता है, तो यह पूरे शरीर की ऑक्सीजन आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। तो यह पूरे शरीर की ऑक्सीजन आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। इसका निष्कर्ष यह है, हृदय चक्र एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका निष्कर्ष यह है कि हृदय चक्र एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जहां 0.4 सेकंड का संयुक्त शिथिलन
मेरे मुंह से हमेशा स्थिलन निकलता है। जहां 0.4 सेकंड का संयुक्त शिथिलन शिथिलन हृदय की मांसपेशियों को विश्राम और पोषण हृदय की मांसपेशियों को विश्राम और पोषण ब्रैकेट में लिखना कोरोनरी धमनियों के माध्यम से। कैसे वो विश्राम और पोषण प्रोवाइड कर रहा है हृदय की मांसपेशियों को? तो मांसपेशियों में आपने कोरोनरी धमनियां देखी थी, तो वो उन्हें प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो कोरोनरी धमनियों के माध्यम से प्राप्त करने का अवसर देता है। प्राप्त करने का अवसर देता है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। रक्तचाप में लिखोगे रक्त वाहिकाओं विशेषकर धमनियों रक्त वाहिकाओं विशेषकर धमनियों की दीवारों पर बहते हुए रक्त द्वारा डाला गया दबाव, जो रक्त दबाव डालता है, रक्त द्वारा डाला गया दबाव रक्तचाप कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। रक्त वाहिकाओं में जब रक्त बहता है और जो वो उनकी वॉल्स पे प्रेशर डालता है, उसे ही रक्तचाप कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक, हृदय जब रक्त को पंप करता है, हृदय जब रक्त को पंप करता है तो वो एक निश्चित दबाव के साथ धमनियों में प्रभावित होता है। तो वह एक निश्चित दबाव के साथ हृदय जब रक्त को पंप करता है तो वह एक निश्चित दबाव के साथ धमनियों में प्रभावित होता है। धमनियों में प्रभाव लिख दिए। सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। हाँ, आप फोन हिलाते हो ना तो आपका हिल जाता है सारा। तो ये लिखा है, एक निश्चित दबाव के साथ धमनियों में प्रवाहित होता है, यहाँ तक लिखा है। हाँ, तो वही तक है अभी। नेक्स्ट इसके अंदर आप लिखोगे रक्तचाप के प्रकार। रक्तचाप के प्रकार रक्तचाप को मुख्य रूप से दो मापदंडों में मापा जाता है। रक्तचाप को मुख्य रूप से दो मापदंडों में मापा जाता है। पहला है सिस्टोलिक रक्तचाप, सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक रक्तचाप या बीपी। ये क्या है? जब हृदय का निलय वेंट्रिकल संकुचित होता है
और रक्त को धमनियों में धकेलता है, और रक्त को धमनियों में धकेलता है। तब धमनियों में दबाव अधिकतम होता है। तब धमनियों में दबाव अधिकतम होता है। एक स्वस्थ वयस्क में यह लगभग एक स्वस्थ वयस्क में यह लगभग 120 mmHg 120 mmHg mmHg क्या होगी? मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। एक स्वस्थ वयस्क में ये लगभग 120 mmHg होता है। ठीक, तो नेक्स्ट बीपी है हमारा डायस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक रक्तचाप। ये क्या है? हृदय के संकुचन के बाद, हृदय के संकुचन के बाद ये संकोचन शिथिलन आप पढ़ चुके हो, ठीक है। हृदय के संकोचन के बाद जब हृदय शिथिल रिलैक्स होता है, हृदय के संकोचन के बाद जब हृदय शिथिल रिलैक्स होता है और अगले संकोचन की तैयारी करता है, और अगले संकोचन की तैयारी करता है, तब धमनियों में दबाव न्यूनतम होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब क्या होगा? जब सिस्टोल चल रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दबाव ज्यादा बना रहेगा, हाई प्रेशर। जब डायस्टोल करेगा, है ना, तो क्या है? रिलैक्स कंडीशन में, तो उसमें प्रेशर कम ऑटोमेटिकली, है ना। तब धमनियों में दबाव न्यूनतम होता है, यह लगभग 80 mmHg होता है। तब ध्वनियों में दबाव न्यूनतम होता है, और कितना होता है? यह लगभग 80 mmHg होता है। 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी mmHg होता है। तो ये क्या बन गया? 120/80 mmg, जो नॉर्मल होता है हमारा बीपी, राइट। सामान्य आगे लिखो, सामान्य रक्तचाप कितना हो गया इसके हिसाब से? 120/80 mmHg, 120/80 mmHg। अब सेकंड चीज लिखेंगे हम, रक्तचाप का मापन। रक्तचाप का मापन, मेजरमेंट। अब इसमें पहला लिखो, यंत्र क्या है? रक्तचाप का मापन किससे होता है? सिग्मोमैनोमीटर, सिग्मोमैनोमीटर, SpHyg, SpHyg, MANOMETER, सिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। रक्तचाप को सिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इकाई की mmHg। इसे mmHg या मिलीमीटर ऑफ मर्करी में व्यक्त किया जाता है। इसे मिलीमीटर ऑफ मर्करी या mmHg में व्यक्त किया जाता है।
नेक्स्ट लिखो पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर इसी में लिखना है, ये रक्तचाप का मापन मेजरमेंट के अंदर ही आता है सर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव, इसमें लिखना है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव। क्या क्या है टाइटल, फिर से बताना है। पल्स पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव, इसमें लिखोगे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के अंतर को पल्स प्रेशर कहते हैं। ये पल्स प्रेशर क्या हो गया, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के अंतर को पल्स प्रेशर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे आप रक्तचाप को प्रभावित करने वाले कारक। रक्तचाप को प्रभावित करने वाले कारक। कहां पर थे, रक्तचाप को प्रभावित करने वाले कारक। ये हेडिंग लिखी थी बस। अच्छा ठीक है, आपका थोड़ा तो ना इसमें पहला लिखो। वॉइस में वो हो रहा है और वीडियो भी ब्लर हो रहा है। आप वीडियो ऑफ कर लो सर थोड़ी देर। ठीक, वॉइस आ रही है। हाँ जी, अब ठीक आ रही है। ठीक। तो इसमें पहला लिखो कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, इसमें लिखो हृदय प्रति मिनट जितना अधिक रक्त पंप करेगा। हृदय प्रति मिनट जितना अधिक रक्त पंप करेगा, जितना अधिक रक्त पंप करेगा। हृदय प्रति मिनट जितना अधिक रक्त पंप करेगा, रक्तचाप उतना ही अधिक होगा। रक्तचाप उतना ही अधिक होगा। सेकंड नाम लिखोगे परिधीय प्रतिरोध। परिधीय प्रतिरोध, पेरिफेरल रेजिस्टेंस। परिधीय प्रतिरोध, जिसे हम बोलेंगे पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस, धमनियों का व्यास कम होने धमनियों का व्यास कम होने, संकुचित होने, ब्रैकेट में लिख सकते हो संकुचित होने। कम होने का मतलब क्या है, संकुचित होने पर
प्रतिरोध बढ़ता है। धमनियों का व्यास कम होने यानी संकुचित होने पर प्रतिरोध बढ़ता है और बीपी बढ़ जाता है और बीपी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है रक्त की सयांता। रक्त की सयांता विस्कोसिटी, इंग्लिश में बोलेंगे विस्कोसिटी, कितना गाढ़ा है। ठीक है, रक्त की सयांता विस्कोसिटी, रक्त जितना गाढ़ा होगा, रक्त जितना गाढ़ा होगा उसे प्रवाहित करने के लिए उतने अधिक दबाव, रक्त जितना गाढ़ा होगा उसे प्रवाहित करने के लिए उतने ही अधिक दबाव की आवश्यकता होगी। प्रवाहित करने के लिए उतने ही अधिक दबाव की आवश्यकता होगी। गाढ़ा ब्लड needs high pressure to move further। ठीक, फिर उसके बाद आप लिखोगे धमनियों की लोच। धमनियों की लोच, इलास्टिसिटी। धमनियों की लोच, इलास्टिसिटी। उम्र बढ़ने के साथ धमनियां सख्त हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ धमनियां सख्त हो जाती है, जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है। जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट लिखोगे मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक लिखोगे नेक्स्ट। तनाव, मनोवैज्ञानिक कारक में क्या लिखोगे? तनाव, क्रोध और चिंता के समय। आपने क्या बोला? मनोवैज्ञानिक कारक। तनाव, क्रोध, तनाव, क्रोध। आवाज आ रही है मेरी? मनोवैज्ञानिक कारक में आप लिखोगे तनाव, क्रोध और चिंता के समय। तनाव, क्रोध और चिंता के समय एड्रीनलिन हार्मोन के स्राव के कारण, एड्रीनलिन हार्मोन के स्राव के कारण रक्तचाप बढ़ जाता है। रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक, अब आप लिखोगे इस एक तीन कॉलम्स बनाना है, स्थिति, विवरण और सीमा। तीन कॉलम बनाओ, स्थिति, विवरण और सीमा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। तीन कॉलम बनाना, स्थिति, विवरण और सीमा। स्थिति, विवरण और सीमा, तीन कॉलम बनाए। फिर स्थिति में पहले लिखोगे सामान्य। पहली स्थिति क्या है? सामान्य स्थिति। इसमें क्या होता है? आदर्श, स्वस्थ,
स्थिति। विवरण में लिखोगे आदर्श स्वास्थ्य स्थिति, आदर्श स्वास्थ्य स्थिति। तो इसमें ये बता रहे हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मली रहता कितना है, तो सीमा क्या है, इसकी रेंज क्या है, 120/80, 120/80। 3 कॉलम बनाया आपने, स्थिति, विवरण, सीमा के। स्थिति में पहले स्थिति लिखोगे सामान्य, विवरण में लिखोगे आदर्श स्वास्थ्य स्थिति, और सीमा रेंज में लिखोगे 120/80। ठीक। नेक्स्ट स्थिति क्या है, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट स्थिति क्या है हमारी, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन। विवरण में लिखोगे धमनियों में निरंतर उच्च दबाव, धमनियों में निरंतर उच्च दबाव, कितना, सीमा क्या है इसकी, 140/90 या अधिक, 140/90 या अधिक। हाइपरटेंशन में रेंज क्या रहेगी हमारी, 140/90 या अधिक। फिर नेक्स्ट लिखोगे निम्न रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, हाइपोटेंशन। इसके विवरण में क्या लिखोगे, अंगों तक रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति, अंगों तक रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति। इसकी सीमा क्या होगी, 90/60 से कम, 90/60 से कम। नेक्स्ट लिखो उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट टॉपिक उच्च रक्तचाप, ये टेबल में है, टेबल के अलग है ये? टेबल से अलग है थोड़ा। ठीक। उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन के प्रभाव और कारण, उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन के प्रभाव और कारण। उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर कहा जाता है, उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण अक्सर स्पष्ट नहीं होते, क्योंकि इसके लक्षण अक्सर स्पष्ट नहीं होते। उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण अक्सर स्पष्ट नहीं होते। कारण, अब इसके कारण में लिखोगे अत्यधिक नमक का सेवन, अत्यधिक नमक का सेवन, मोटापा, व्यायाम की कमी, व्यायाम की कमी, धूम्रपान और आनुवंशिकता, आनुवंशिकता। ठीक। फिर प्रभाव में लिखोगे इसके, नेक्स्ट लिखो प्रभाव, यह हृदयघात, हृदयघात हार्ट अटैक, यह हृदयघात हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, स्ट्रोक में क्या, ब्रेन स्ट्रोक, और गुर्दे, किडनीज की विफलता का मुख्य कारण बन सकता है, की विफलता का मुख्य कारण बन सकता है। फिर नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट है हमारा रक्तचाप का नियमन।
रक्तचाप का नियमन। रक्तचाप को शरीर में 2 तंत्रों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसमें लिखोगे रक्तचाप को शरीर में 2 तंत्रों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो एक बार रिपीट कर दीजिए। रक्तचाप को शरीर में 2 तंत्रों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पहला लिखोगे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, इसमें लिखोगे मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। भाग, मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लोंगाटा भाग बैरो रिसेप्टर्स के माध्यम से, बैरो रिसेप्टर्स के माध्यम से त्वरित नियंत्रण करता है। त्वरित मतलब क्विक, त्वरित नियंत्रण करता है। मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लोंगाटा भाग बैरो रिसेप्टर्स के माध्यम से त्वरित नियंत्रण करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हार्मोनल तंत्र। हार्मोनल तंत्र, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ANGIOTENSIN। ठीक है, वृक किडनीज, वृक इसमें लिखोगे वृक रक्तचाप कम होने पर क्या करता है वृक, रेनिन एंजाइम छोड़ता है जिससे रक्तचाप सामान्य स्तर पर बने रहते हैं। तो इसमें लिखो वृक रक्तचाप के कम होने पर रेनिन एंजाइम छोड़ते हैं, रेनिन एंजाइम छोड़ते हैं जो अंततः रक्तचाप को सामान्य स्तर पर लाता है। क्या करता है रेनिन, रक्तचाप को सामान्य स्तर पर लाता है। ठीक, तो ये हो गया, रक्तचाप तक हो गया। अब कल करेंगे हम ब्लड सर्कुलेशन। ठीक,